हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे रिसेप्टर्स। आज हम लोग उसके जनरल कंसिडरेशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं। आपने अभी एंजाइम्स देखा, रिसेप्टर्स भी उनसे काफ़ी कुछ मिलते जुलते ही हैं, बट विथ फ्यू डिफरेंसेस। सो अगर हम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहें तो दीज आर स्पेशलाइज्ड टारगेट्स। ये जनरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं और टारगेट्स हैं। टारगेट्स किसके हैं? सर्टेन ड्रग्स के या एंडोजिनस केमिकल्स के या एक्सोजिनस केमिकल्स के। तो ये स्पेशलाइज्ड टारगेट्स हैं जिन पे ड्रग बाइंड करती है और प्रोड्यूस करती है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक, तो ये वो स्पेशलाइज्ड टारगेट है जिन पे कोई भी ड्रग बाइंड करेगी और कोई एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। जैसे मान लीजिए कोई एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर बी, उस पर कोई ड्रग डी बाइंड की और एक रिस्पॉन्स एक्स प्रोड्यूस किया। मान लीजिए ये रिस्पॉन्स एक्स ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम हुआ। ठीक, तो एक स्पेशलाइज्ड टारगेट जो था वो रिसेप्टर आर था, ड्रग डी थी। जैसे ही ड्रग रिसेप्टर आर पे बाइंड की, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ जो ब्लड प्रेशर बढ़ाया। ठीक, तो अब रिसेप्टर्स किस किस तरीके के हो सकते हैं? कई तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। डिवीज़न उतना कंप्लीट भी नहीं होता, फिर भी इंटरनल और सेल सरफेस, ये उनकी लोकेशन पे होता है। अगर सेल की सरफेस पे होते हैं सेल्फ सरफेस वाले होंगे, अगर सेल के अंदर होते हैं तो इंटरनल होंगे। दूसरी तरीके से उनके केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं और जिस मैकेनिज़्म से वो काम करते हैं उस पे क्लासिफाई करते हैं। तो GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ये जनरली 4 पार्ट में हम लोग देखते हैं। इनको हम लोग आगे अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग पहले देखेंगे इनका एंजाइम से डिफरेंसेस क्या है। मैंने अभी कहा एंजाइम से मिलते जुलते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन में, प्रोटीन पार्ट होते हैं मैक्सिमम, लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं? आपने देखा होगा कि एंजाइम में भी एक सबस्ट्रेट आता है और रिसेप्टर में भी एक लाइगेंड बाइंड करेगा। लाइगेंड मतलब जो ड्रग बाइंड कर रही है, केमिकल जो बाइंड कर रहा है, वो लाइगेंड कहा हमने उसको। तो अंतर क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, एंजाइम्स जो होते हैं जो उसमें सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसको चेंज करके प्रोडक्ट बना देते हैं। मतलब जो सबस्ट्रेट बाइंड किया उसमें चेंज हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं रह जाता है और वही एक प्रोडक्ट बनेगा। वो हो सकता है टूट के बन जाए या कुछ दूसरा केमिकल बन जाए, जो भी, बट वो जो सबस्ट्रेट होगा वो चेंज हो जाता है। वहीं पे रिसेप्टर्स में जो लाइगेंड है वो बाइंड करेगा और उसके बाद रिसेप्टर का थोड़ा सा कन्फर्मेशन चेंज होगा। रिसेप्टर का थोड़ा कन्फर्मेशन चेंज होगा और इसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स इनिशिएट होंगे। ठीक, लाइगेंड बाइंड किया रिसेप्टर पे, उसका कन्फर्मेशन चेंज किया और इनिशिएट किया एक सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक नंबर ऑफ केमिकल फिजियोकेमिकल प्रॉपर इवेंट शुरू होंगे जो एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, कोई जो आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ध्यान देना है कि ये जो लाइगेंड होगा वो अनचेंज्ड रह जाएगा। यहाँ पे लाइगेंड अनचेंज रह जाएगा। यहाँ पे क्या होता था, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में बदल जा रहा है। ठीक, यहाँ पे लाइगेंड आया, उसने रिसेप्टर से बाइंड किया, कुछ रिसेप्टर्स में हल्के फुल्के चेंज आए, कंफर्मेशन चेंज, उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स इनिशिएट हुए और उसके बाद बॉडी में जो भी रिस्पॉन्स हुआ उन इवेंट्स की वजह से हुआ। ठीक, तो कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट हो जाएगा एंजाइम्स में, लेकिन कन्वर्जन ऑफ लाइगेंड नहीं होगा रिसेप्टर्स में। ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स इनिशिएट होंगे जनरली ये होते हैं सेकेंड मैसेंजर्स के थ्रू। तो यूजुअली एंजाइम में सेकेंड मैसेंजर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन रिसेप्टर्स के केस में जब लाइगेंड उन पे बाइंड होगा तो सेकेंड मैसेंजर्स क्रिएट होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे जब रिसेप्टर्स डिटेल में देखेंगे तो एक एक उनको देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड मैसेंजर्स इनिशिएट होते हैं, वो इंफॉर्मेशन ले जाते हैं सेल के अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स पे और फिर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ खास टर्म्स पे। पहला टर्म है एफिनिटी। एफिनिटी जैसा कि नाम बता रहा है, एफिनिटी मतलब लगाव। रिसेप्टर्स का लाइगेंड के प्रति, जब भी लाइगेंड मैं बोल रहा हूं तो आप इनको यहाँ पे ड्रग समझिए या फिर एंडोजेनस केमिकल समझिए, एक्सोजेनस केमिकल समझिए। यहाँ फार्माकोलॉजी बात करेंगे तो हम ड्रग्स की ही बात करेंगे। तो लाइगेंड का रिसेप्टर से कितना लगाव है ये डिटरमाइन करता है एफिनिटी। तो अगर हम कहेंगे कि किसी की रिसेप्टर के फलाना लाइगेंड के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, मतलब लगाव बहुत ज़्यादा है, वो दोनों बाइंड करने की क्षमता बहुत अच्छे से रखते हैं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, अब बाइंड तो किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, कोई फार्माकोलॉजिकल चेंज आएगा कि नहीं, कोई बॉडी में चेंज आएगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी पे। तो मतलब रिसेप्टर और लाइगेंड का जुड़ना भी ज़रूरी है और साथ में एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी होना भी ज़रूरी है। जितनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी वो जुड़ने के बाद उतना ही इफेक्ट आएगा। ठीक, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 से +1 तक हो सकती है, बीच में 0 होगा, -1 से +1 तक वेरी करेगी। अब ये जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग 4 पार्ट में लाइगेंड को डिफरेंशिएट करते हैं। एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं और इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं। अब एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, जब लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड किया तो एक पॉजिटिव रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ, मतलब 100% रिस्पांस जो हम उम्मीद कर रहे थे वो प्रोड्यूस हुआ, +1 इंट्रिंसिक एक्टिविटी हुई। ठीक है, तब इनकी +1 इंट्रिंसिक एक्टिविटी हुई। ठीक है। एंटागोनिस्ट, अब सुन के तो लगता है कि ये एगोनिस्ट का उल्टा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, जहाँ एंटागोनिस्ट जब कह रहे हैं रिसेप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब हुआ कि रिसेप्टर लाइगेंड तो बाइंड किए लेकिन कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं हुई, इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 रह गई। ठीक। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट मतलब रिसेप्टर और लाइगेंड बाइंड किए और समवेयर बिटवीन एक्टिविटी 100% तो नहीं रही, 100% से कम ही है, 0 से 100% के बीच में कहीं है, तो 0 से लेके +1 के बीच में कहीं पर है इनकी एक्टिविटी। ठीक है, 50% हो सकती है, 60%, 30%, कुछ भी। और इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट मतलब इनकी एक्टिविटी जितनी हम उम्मीद किए थे, अगर हम ये किए थे उम्मीद कि रिसेप्टर है कोई, उस पर कोई एक लाइगेंड बाइंड करता है जो उसका एगोनिस्ट है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर एक अमाउंट तक बढ़ जाता है, तो इनवर्स एगोनिस्ट अगर कोई होगा तो वो उसका ब्लड प्रेशर घटाएगा बढ़ाने के बजाय। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होगी, मतलब इसका अपोजिट इफेक्ट होगा इनवर्स एगोनिस्ट के केस में। अब एक टर्म हमेशा हम यहाँ ध्यान देते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी का। कॉन्स्टिट्यूटिव जब टर्म होता है मतलब हाउस कीपिंग, जो इनहेरेंट है, कोई बाहर से नहीं आया है, मतलब कि जनरली इनवर्स एगोनिस्ट में कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है। क्या होती है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, मतलब ये वो रिसेप्टर्स हैं जिनमें अगर कोई एगोनिस्ट बाइंड ना भी करे तब भी कोई एक्टिविटी दिखाते रहेंगे वो। ठीक, तो जनरली क्या होता है, हो सकता है आपने देखा कि रिसेप्टर हैं वो कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं, उन पे कोई एक लाइगेंड बाइंड किया जो कि एगोनिस्ट था, अब उन्होंने कोई एक्टिविटी दिखाना शुरू की। अगर एक ऐसा रिसेप्टर हो जो कि बिना लाइगेंड बाइंड किए भी कुछ एक्टिविटी दिखा रहा हो, बिना लाइगेंड बिना एगोनिस्ट बाइंड किए भी कुछ एक्टिविटी दिखा रहा हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है। तो इनवर्स एगोनिस्ट जो -1 वाला इफेक्ट देते हैं, जनरली उस कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को भी कम करके देखते हैं, मतलब बेसलाइन पे भी वो एक्टिविटी हमेशा प्रोड्यूस होती रहेगी। जैसे कि हमारी बैक की मसल्स हैं वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, टोनिकली एक्टिव रहती हैं जब भी आप खड़े या बैठे रहते हैं, तो आपका पोस्चर मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ भी रिसेप्टर्स जैसे हैं उन जिनमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होगी, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन पे एगोनिस्ट बाइंड करता है कि नहीं बाइंड करता है। तो
कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी का ये मतलब हुआ, इनवर्स एगोनिस्ट की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है -1 होती है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक हम पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। हाँ, ये समझने के लिए आपको आसान होगा, ये समझने के लिए बस समझिए, अगर पार्शियल एगोनिस्ट हैं और उनको फुल एगोनिस्ट के प्रेजेंस में दिया जाए, तो एज अ एंटागोनिस्ट काम करते हैं। अब इस टर्म को कैसे समझते हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं? अगर पार्शियल एगोनिस्ट है, उसको फुल एगोनिस्ट के प्रेजेंस में दिया गया तो एज अ एंटागोनिस्ट काम करते हैं। तो पार्शियल एगोनिस्ट हमने देखा था, इनकी एक्टिविटी 0 से +1 के बीच में होती है, मतलब 100% नहीं है, 100% से थोड़ी कम है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 10 यूनिट रिसेप्टर्स की थी और 10 यूनिट फुल एगोनिस्ट की थी। ठीक, तो एक प्रोडक्ट बना जो 10 प्रो ए करके हमने बन लिया। मान लीजिए ये ब्लड प्रेशर था, फॉर एग्जांपल ये ब्लड प्रेशर हमने मान लिया। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, बहुत अच्छे से बढ़ा दिया, जैसे 3 हमने देखिए 3 एरोज दी हैं, तो मतलब अच्छे से ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, 100% जितना उम्मीद कर रहे थे बढ़ गया। अब क्या है, ये फुल एगोनिस्ट के प्रेजेंस में 10 यूनिट अभी भी फुल एगोनिस्ट है, लेकिन 10 यूनिट पार्शियल एगोनिस्ट भी आ गए। ठीक है, तो रिसेप्टर की तो 10 ही यूनिट है, तो मान लीजिए 5 पे आपके फुल एगोनिस्ट बाइंड कर गए और 5 पे बेसिकली पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड कर गए। तो 5 के जो फुल एगोनिस्ट बाइंड किए वो तो अपना इफेक्ट देंगे, ठीक, वो 100% इफेक्ट देंगे, लेकिन जो बाकी 5 पे पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड किए वो अपना 100%, वो तो पार्शियल एगोनिस्ट थे, उनका इफेक्ट 100% होना ही नहीं था, 100 से नीचे ही होना चाहिए था। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ना था 100 mmHg, ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ना था 100 mmHg, तो यहाँ चूंकि 5 आपके प्रोडक्ट और एगोनिस्ट का कलेक्शन है, तो यहाँ इनकी वजह से 50 mmHg बढ़ा। ठीक है, और ये जो पार्शियल वाला बाइंड किया बाकी 5 के साथ, इनकी वजह से चूंकि ये पार्शियल इफेक्ट दे रहा है तो 50 mmHg तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो बढ़ा कितना, मान लीजिए 20 to 30 mmHg। ठीक है, टोटल 70 to 80 mmHg बढ़ा। तो अगर ये पार्शियल एगोनिस्ट ना होता तो हमारा 100 mmHg ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, लेकिन चूंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट है तो हमारा बढ़ा कहाँ, कितना, 70 to 80 mmHg। ठीक, तो यानी पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट के प्रेजेंस में एज अ एंटागोनिस्ट काम किया। क्यों? क्योंकि एंटागोनिस्ट क्या करता था, बाइंड तो करता है लेकिन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये जो पार्शियल एगोनिस्ट है उसी तरह का काम कर रहा है। होना तो चाहिए था कि 100 mmHg हो जाए, लेकिन हो रहा है 70 to 80 mmHg, यानी ये इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है पूरी तरीके से। लेकिन अब जब ये फुल एगोनिस्ट नहीं है, अब सिर्फ पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक, अब सिर्फ पार्शियल एगोनिस्ट है, अब वो रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, तब भी वो समवेयर अराउंड 40 to 60 mmHg बढ़ाएगा। अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि वो ब्लड प्रेशर घटा रहा हो, ठीक, ब्लड प्रेशर घटा नहीं रहा है, अभी भी बढ़ाएगा। हालांकि अगर फुल एगोनिस्ट होता तो उस केस में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता, अगर फुल एगोनिस्ट नहीं है फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट के प्रेजेंस में एज अ एंटागोनिस्ट काम करता है, लेकिन जब फुल एगोनिस्ट हट जाता है तब वो एज अ पार्शियल एगोनिस्ट ही काम करता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। चलिए अब हम कुछ रिसेप्टर मॉडल्स देखते हैं। ठीक है, 2 रिसेप्टर मॉडल्स जनरली कॉमनली यूज होते हैं, रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी और 2 स्टेट मॉडल ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक, तो रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या कहती है, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करती है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जितना अधिक कंसंट्रेशन होगा
रिसेप्टर और लाइगेंड लिखा, उतना ही अधिक रिस्पॉन्स होगा। बहुत सिंपल सी लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है। तो ड्रग है, अरे हाँ, ड्रग है जो कि लाइगेंड है, रिसेप्टर है, और ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो बेसिकली रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी सिंपली इतना ही कहती है, ठीक है। बाद में उसमें चेंज किया थोड़ा सा, इसमें स्ट्रेंथ डाल के, ठीक है। तो ड्रग हुआ, रिसेप्टर बाइंड किया, ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरम सिंपली इतना ही कहता है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम, इसको एक जो और अट्रैक्टिव थ्योरम आई, वो टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल आया। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि रिसेप्टर जो हैं, रिसेप्टर एक कॉमन इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज के बीच में, ठीक। एक इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं रिसेप्टर्स, एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज में, ठीक। जनरली इनएक्टिव वाला पार्ट कई बार कहा जाता है कि ज़्यादा ही होता है, ठीक। नॉर्मल कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम लेकिन बना हुआ है। जैसे ही आपने एगोनिस्ट दिया, एगोनिस्ट इधर एक्टिव पार्ट वाले की तरफ ज़्यादा बाइंड करेगा, ठीक। ये जो इक्विलिब्रियम है ये एक्टिव पार्ट वाले की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू होगा, रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। एंटागोनिस्ट दिया, एंटागोनिस्ट इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ बाइंड करेगा, जो इक्विलिब्रियम बना था बना रहेगा, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, जैसी स्थिति बनी थी वैसे ही बनी रहेगी। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा? पार्शियल एगोनिस्ट भी दोनों तरफ बाइंड करेगा, एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट में, लेकिन एक्टिव वाले में ज़्यादा बाइंड करेगा, ठीक। एक्टिव वाले में ज़्यादा बाइंड करेगा तो कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक। लेकिन फुल जितना एगोनिस्ट के केस में होना चाहिए था वो नहीं होगा, ठीक। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा? इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा? वो इनएक्टिव फॉर्म की तरफ ज़्यादा बाइंड करना शुरू करेगा, तो इक्विलिब्रियम इनएक्टिव वाले की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक। तो टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल्स के हिसाब से ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। जैसे जैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट आते हैं वो शिफ्ट होता है। चलिए अब एंटागोनिज्म देखते हैं। हमने एंजाइम्स का एंटागोनिज्म देखा था, अब यहाँ पे भी एंटागोनिज्म देखते हैं। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, थोड़े से काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है। फिजिकल एंटागोनिज्म मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से वो एंटागोनाइज कर रहे हैं। जैसे चारकोल हम यूज़ करते हैं सर्टेन पॉइजनिंग में, जनरली अल्कोलाइड्स की पॉइजनिंग में, वो एड्जॉर्प्शन के थ्रू उनको अपना ये एक्ट करता है, तो ये फिजिकल एंटागोनिज्म हो गया। केमिकल एंटागोनिज्म, जैसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से चिलेटिंग एजेंट्स हुए, कुछ मेटल्स हुए, उनको चिलेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी केमिकल रिएक्शंस वैसे हो रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम सोडियम ईडिटेट आर्सेनिक लेड के साथ ऐसे ही काम करते हैं, ठीक। फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल, ये दो टर्म हैं जो हमेशा याद रखेंगे यहाँ के केस में। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, दोनों में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल पहले देखते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स जो कि अपोजिट होंगे, अपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे दो अलग अलग रिसेप्टर्स पे एक्शन के द्वारा। मतलब एग्जाम्पल देखें, एड्रेनलिन बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन होता है। एट द सेम टाइम हिस्टामीन H1 रिसेप्टर पे काम करते हैं जिससे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो एक ड्रग ब्रोंकोडाइलेशन करती है, दूसरी ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है, लेकिन ये दोनों ड्रग अलग अलग रिसेप्टर पे काम कर रही हैं, सेम रिसेप्टर पे काम नहीं कर रही हैं। तो याद रखिएगा, डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करके अपोजिट एक्शन अगर होता है तो दिस इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। वहीं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या हुआ? अपोजिट एक्शन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन सेम रिसेप्टर पे काम करके। फॉर एग्जाम्पल एट्रोपिन एंड एसिटिलकोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करके अपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, सेम रिसेप्टर सेम है यहाँ पे। एड्रेनलिन एंड बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर पे काम करके अपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिसेप्टर सेम होगा और फिजियोलॉजिकल में रिसेप्टर दो अलग अलग होंगे, ठीक।
इसको एक डायग्रामेटिकली आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ D1 ड्रग 1 है, यहाँ D2 ड्रग 2 है, रिसेप्टर 1 है, रिसेप्टर 2 है, ठीक है। रिसेप्टर 1 से पे एक्ट करके मान लीजिए कोई मान लीजिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है D1, ठीक है। D2 क्या है, रिसेप्टर 2 पे बाइंड करके वैसो डायलेशन करा रहा है। तो दोनों अलग अलग रिसेप्टर है, दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं ब्लड वेसल्स पे। एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, एक वैसो डायलेशन करा रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ, आपके फिजियोलॉजिकल हुए, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल क्या है, सेम रिसेप्टर है, D1 भी इसी पे काम करेगा, D2 भी इसी पे काम करेगा, ठीक। और उसके बाद D1 में एक्शन A1 प्रोड्यूस होगा, D2 में वो एक्शन A2 प्रोड्यूस हो सकता है। या तो एक्शन A2 प्रोड्यूस हो या कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो, क्योंकि एंटागोनिज्म है, जीरो इफेक्ट आएगा, ठीक। तो बस इतना याद रखना है कि इसमें रिसेप्टर एक होगा, ठीक है। यहां पे रिसेप्टर्स अलग अलग होंगे, एक्शंस अपोजिट प्रोड्यूस होंगे। चलिए इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम लोग GPCR शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।